बात किया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ रिएक्शन अपन को पता है, मतलब जब भी अपन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन कुछ भी बताएंगे ना, हमको मैग्नीट्यूड बताना है, साइन के साथ कुछ नहीं बताना। साइन के साथ हमको कब बताना होता है, जब आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बता दिया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, थोड़ा तो चलेगा। हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम होगा। वैसे कंसेप्ट अपने लिए इतना काफी है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, जैसे अपन लिखेंगे भाई, मेरे पास गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो हीट ऑफ रिएक्शन जो डेफिनेशन होता है, द एनर्जी लिबरेटेड और एनर्जी एक्सचेंज व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू द एल्कीन्स, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर मैं इसको H2 के साथ रिएक्ट करता हूं, आई विल गेट दैट CH3 और CH3 मिलेगा। बताओ एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि अपन ने एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी लिबरेट हुआ E। तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन विल बी माइनस C। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो भी यूनिट है अपन उसमें ले सकते हैं उसको। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H2 ऐड करता हूं, तो आई गेट दैट CH3 CH2 CH3, इसमें एनर्जी लिबरेट होता है E2। Again, it will be exothermic reaction. मतलब heat of hydrogenation is always exothermic reaction. Heat of hydrogenation is always exothermic reaction. अब इसमें एक पाई बॉन्ड इसमें भी ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड इसमें भी ब्रेक करना है, एक सिग्मा इसमें भी ब्रेक करना है, एक सिग्मा इसमें भी ब्रेक करना है, दोनों में दो सिग्मा बनेंगे। तो E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे अपन? स्टेबिलिटी के बेसिस पे। भाई जितना पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक होना है उतना इसमें भी ब्रेक होना है, जितना इसमें सिग्मा, जितना सिग्मा इसमें, जितने सिग्मा इसमें बनेंगे उतने इसमें बनेंगे, तो फिर डिफरेंस कहां होगा इन दोनों के स्टेबिलिटी? जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, बिकॉज जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा वहां एनर्जी ज्यादा यूज होगा उसको ब्रेक करने में, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका वैसे होगा। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं CH3, मैंने आपसे कहा कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वी नो दैट, यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। If it is exothermic phenomena, we know that we used to write like this, ये energy of the reactant है, ये energy of the product है अपने पास, energy of the product है और energy of the reactant है। It is exothermic reaction, तब तो अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, energy of the product। ये आ गया भाई अपने पास energy of the product, because it is exothermic reaction। endothermic होता तो अपन energy of the product ज्यादा होता reactant से, so this is energy of the product। so ये अपने पास EP अपन को given है, right? तो अगर हमारे पास ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी कैन से दैट इसमें दिस इज एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वी नो दैट दिस इज एनर्जी ऑफ द दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन, वी नो दैट। ये सारा पार्ट अपन को पता है, बताने की जरूरत नहीं। आप इसको ट्रांजिशन स्टेट लिखोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सपोज इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करता हूं, अगर सपोज इस रिएक्शन में अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैंने यूज किया कैटलिस्ट दैट इज Ni। तो अगर निकल कैटलिस्ट यूज करूंगा तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? क्या सपोज इस रिएक्शन में यूज कर रहे हैं अपन, तो एनर्जी E3 चेंज होगा या नहीं होगा, या सेम रहेगा या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या होगा? या
मतलब व्हाट विल हैपन, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चेंज होगा, व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन दैट, क्या अफेक्ट? एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चेंज होगा, डिफरेंट एनर्जी पाथ फॉलो करेगा। एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चेंज होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। और एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच भी सेम रहेगा। डेल्टा एच भी सेम रहेगा। इट मींस यू आर टेलिंग मी दैट कि एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम कम होगा, होगा। कम होगा। और उस डिफरेंट पाथ reaction से में मतलब जनरली अपन कहते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, पहले जो था। अभी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। तो जब अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन फॉलोज ऑल्टरनेट पाथ विच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब वी विल नेवर से दैट कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी डिक्रीज नहीं करता एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज नहीं करता। कैटलिस्ट हमेशा अल्टरनेट पाथ फॉलो करता है विच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटलिस्ट ऑलवेज फॉलोज दैट पाथ विच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और कैटलिस्ट के यूज करने से एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट नेवर चेंज, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नेवर चेंज, delta H of reaction never change, delta G of reaction never change, delta S of reaction never change. So they will never change. The only changes is the path will change. If it is, जब भी हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो जनरली इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करते हैं। हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात तभी करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि इस रिएक्शन में हमने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया, जैसे रोसनमंड कैटलिस्ट, लिंडर्स कैटलिस्ट, दे आर नेगेटिव कैटलिस्ट। उनसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज होगा, पाथ का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज होगा, दे आर नेगेटिव कैटलिस्ट। तो अपन क्या कहेंगे भाई, ठीक है, अगर आप Ni यूज करोगे, निकल यूज करोगे तो व्हाट विल हैपन, पहले मुझे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अभी मुझे क्या करना है, निकल होगा, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे एट हाई प्रेशर, तो विल गेट हाइड्रोजन रेडिकल्स। हमको ये बॉन्ड, इसको यूज करने से ये वाले सिग्मा बॉन्ड को हमें पहले ही ब्रेक करके दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो फिर रिएक्शन में तो मुझे सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो पाई बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होगा, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैकेनिज्म वगैरह वो सब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन में, बट अभी हमको ये बात पता चल गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट का रोल होता है। इवन वी गॉट दैट कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल होता है, इट विल ऑलवेज चूज द अल्टरनेट पाथ व्हिच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दैट्स व्हाई यूज ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। So अगर हमसे कहेंगे catalyst decreases the energy of activation of the reaction, no, it choose alternate path which has less energy of activation right now in the reaction, so we will select that. अब अगर अपन बात करेंगे भाई, ये heat of hydrogenation तो हमारा यहां से ही काम चल जाएगा। जैसे इसमें अपन लिखेंगे तो here we'll say that E2 is equal to E3 but E2 is less than E1, right? और डेल्टा एच अगर अपन लिखेंगे तो therefore I'll write that delta H1 will be greater than delta H2। तो फिर क्वेश्चन में चेक कर लेंगे भाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बताने हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कभी भी साइन के साथ नहीं बताना होता है, राइट? इट डजंट मैटर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, वी आर एबल टू टेल। So this is about heat of hydrogenation। अभी अपन बता सकते हैं एग्जांपल लेके, वैसे मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, तो वी आर एबल टू टेल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे इसका हाइड्रोजनेशन करना है, अगर अपन लिखते हैं एक एग्जांपल, इसमें अपन को लिखना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो कैसे लिखेंगे अपन, सपोज करते हैं अपने पास गिवन है
ऐसे गिवन है अपने पास, और अपने पास ऐसे गिवन है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, दोनों में नंबर ऑफ एटम तो सेम ही है, बॉन्ड्स भी सेम है, एक पाई बॉन्ड इसमें एक पाई बॉन्ड इसमें, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ज्यादा होगा ए से। व्हाट इज स्टेबिलिटी आपने लिखा ना वहां पर। अभी विल से दैट समटाइम्स मे बी पॉसिबल हमसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे पूछना है, हमारे पास ऐसे गिवन है, और इसका भी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं क्योंकि अनसैचुरेशन तो है ही इसमें, बस हीट करना होगा सो दैट की रिंग ब्रेक हो जाए। अगर रिंग ब्रेक हो जाए, हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है, तो विल राइट दैट C3H8 लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोजन्स का एडिशन होगा। तो दिस विल आल्सो बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ओवरऑल एनर्जी विल बी लिबरेटेड, सिग्मा बॉन्ड 2 बनेंगे ना एक्स्ट्रा, तो अपन यहाँ पर एनर्जी, तो एनर्जी लिबरेट होगा। तो अपन क्या करेंगे, मे बी पॉसिबल अपन से क्वेश्चन ऐसे पूछना, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, इसमें अपन ने क्वेश्चंस में एक हिंट लिख लिया, और बी मेरे पास गिवन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस। तो इसके लिए अगर E1 है, इसके लिए E2 है, तो वी आर एबल टू टेल कि किस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो अगर अपन को ऐसे गिवन है तो विल से दैट इसका स्टेबिलिटी कम है इससे, बिकॉज इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो अगर सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए पूछा तो वी आर एबल टू टेल इसमें स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगा। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो ब्रेक करना इजी होगा, ब्रेक करना इजी होगा तो एनर्जी लिबरेट ज्यादा होगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड दोनों में ही बनेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल एक आपने लिया था, मैंने अभी आपने जो पूछा था वो मैंने बताया था 3 ऊपर ट्रेक में। अगर मुझे ऐसे गिवन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, भाई मुझे ऐसे गिवन है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इसमें पूछा मुझसे कि आप मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, इसमें इन तीनों का बताना है। तो ठीक है, आप कहेंगे भाई इसमें अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, आप डबल बॉन्ड चेक कर लो, इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो उसका स्टेबिलिटी, इधर 2 4 और 1 7 हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और इसमें 2 और 2 इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तब तो अपन इसमें थोड़ा सा इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, तो दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अपन को। ये हाइड्रोजन हो गए, तो ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, तो वी आर एबल टू टेल भाई इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा पूरा सा। दिख नहीं रहा है। सर वो हाँ दिख नहीं रहा है पूरा। हाँ हाँ हाँ, मैंने देख लिया, वो स्क्रीन पे देख लिया था, चिंता मत करो। मुझे जो नहीं दिखेगा वो तुमको भी नहीं दिखेगा, वो देखा नहीं था ना मैंने, अब बना दिया था, ठीक है ना। जो मुझे नहीं दिखेगा वो आपको भी नहीं दिखेगा। तो मैंने ऐसे बनाया था, मैंने ऐसे बना लिया था, और एक ऐसे, मैं कॉन्जुगेशन में नहीं रखना चाहता था कि वो कॉन्जुगेशन पर रहे, तो मैंने कहा भाई इसमें अगर चेक करना है तो अपने पास ए बी और सी, तो अपन तो अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक कर लेंगे, किसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसके बेसिस पे बता देंगे, है ना। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 4 और 1 5 हो गया, है ना, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 5 हो गया, तो 5 हो गया, 5 अल्फा, इधर हो जाएगा 4 अल्फा, इधर हो जाएगा 4 अल्फा। अब 4 अल्फा दोनों में ही है, तो अपन को ए और सी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, है ना। फिर उसके बाद ए और सी में डिसाइड करना है, तो फिर अब हमको सारा कंसेप्ट पता है, इसलिए अपन को कोई डाउट नहीं होने वाला कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें भी 4 इसमें भी 4, दोनों डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी चेक करना चाहिए, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है उससे, अच्छा स्टेबल होगा। क्योंकि हाँ उसमें हाइपर कंजुगेशन का 1 डिग्री है 9 ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन कहेंगे अगर ये ज्यादा स्टेबल है उससे, तो वी आर एबल टू टेल दैट कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे सी ए बी विल बी द आंसर फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए अपन उसको ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड अपन को पता है। फिर अपन को कुछ नहीं सर चाहिए, AC भी आएगा ना? पता नहीं, मैंने मतलब यही किया है। हाँ तो ए ही तो सी है, ज्यादा सी ज्यादा स्टेबल है कि ए? ए ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसमें 1 डिग्री 9 बन रहे हैं ना हाइपर कंजुगेशन से। अच्छा हाँ सर, मैं तो एंगल ऐसे देख रहा स्ट्रेन था से कि भी वो बोल। वैंडर वाल्स चेन से देख रहा था। अच्छा वंडर नहीं, वंडरवॉल स्ट्रेन इसमें कम होगा ना, ये 120 है ना, ये भी 120 है, तो हाँ, वंडरवॉल स्ट्रेन तो दोनों में ही नहीं है, 120 पे वंडरवॉल स्ट्रेन नहीं होता। हमने लेकिन मतलब बोला था ना, सिस वाले में ज्यादा होता है वैंडर वाल्स चेन।
हाँ, तो सिस वाले में होता है, तो सिस में एडजेसेंट कार्बन पे होता है ना, इस पे और इस पे। अपन अच्छा। ने सिस वाले में बोला था, बिल्कुल बोलता, अभी बोलता हूँ। अपन ने पढ़ा भी तो है यार ऐसे, तो देखना हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने ऐसे पढ़ा तो है कि बताओ इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी। पढ़ा ना अपन ने, तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला पढ़ा ना, मैंने बताया ना हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी में लास्ट एग्जांपल तो यही बताया, हाँ 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 राइट ना। हाँ। ठीक है, तो अपन वो बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये आपका, अब मुझे नहीं लगता कि भाई अपन को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हमने सर सिर्फ, हाँ बोलो। सर कैटलिस्ट के एडिशन से सिर्फ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेंज इंक्रीज होता है ना? कैटलिस्ट के ऐड करने से सभी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा, है ना। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो सभी रिएक्शन के रेट में चेंज आएगा, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में चेंज आएगा। पर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन भी होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी होता है, कंबशन में हमको बर्न करना होता है, तो उसमें कैटलिस्ट का रोल नहीं होता। बट उसमें भी कभी कभी ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन का भी तो डबल बॉन्ड होता है, तो कंबशन में भी हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको ब्रेक करने के लिए भी कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। अगर अपन से कोई कहेगा बताओ ये कंबशन रिएक्शन है क्या, हम तो बताएंगे ना कंबशन रिएक्शन, आपने ऑक्सीजन ऐड किया ना, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो आप, कंबशन भी बोल सकते हो। क्या मैं इसको हीट ऑफ, इसको कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकता हूं, बिल्कुल बोलो, दिस इज अ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोलो। इसका हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन सब एक ही बात है, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना वो कंपैरिजन, किसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो इसमें तो अपन यूज करते हैं ना वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और आई थिंक इसका तो मैकेनिज्म भी बताया होगा क्लास में, कि इसमें जो ऑक्सीजन ऐड होता है वो इससे ऐड नहीं होता, इससे ऐड होता है, फिर ये एक ऑक्सीजन इससे लेता है, V2O5 वापस बनाएंगे, मतलब दिस विल रिएक्ट विद दिस टू गिव यू V2O4 plus SO3, फिर V2O4 will react with O2 to give V2O5 again because catalyst तो V2O5। तो ठीक है, मतलब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट सभी रिएक्शन का बढ़ेगा, अनलेस अपन से कहा जाए कि वहां नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन राइट एज, आफ्टर दैट वी कैन से दैट, अब हम ना कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट, और कोई अगर इफेक्ट है तो आप बता दो मुझे, मैं बता देता हूं, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू ऑल द इफेक्ट्स, जितना भी इफेक्ट अपन को पढ़ना होता है। नेक्स्ट वी कैन राइट a priority for electronic effects, for electronic effects। अब अगर अपन बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो अपन पढ़ते हैं उनमें प्रायोरिटी देख लेते हैं क्या होता है। वैसे अपन को पहले एरोमेटिसिटी भी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद सब कुछ डाल दो एक साथ। तो प्रायोरिटी पढ़ने से पहले एक बार अपन एरोमेटिसिटी भी पढ़ लेते हैं। मैं एरोमेटिसिटी लिख रहा हूं, अपन सबको आइडिया होता है एरोमेटिसिटी का, वो उसको लिख कर रहने दो ना, इसके बाद कंपाइल कर लेंगे अपन उसे, क्योंकि फिर एरोमेटिसिटी को भी उसमें इंक्लूड करेंगे अपन, फिर नया ऑर्डर लिखेंगे, हमको नया ऑर्डर नहीं चाहिए, सीधा एक ही ऑर्डर लिखते हैं। अब एरोमेटिसिटी की बात करूंगा तो पहली बात तो ये, इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक कंपाउंड, ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिसिटी हमें सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में देखना है, which has planar rings। लो भाई, एक और मतलब अपने पास लिमिटेशन हो गया,
प्लेनर रिंग होना चाहिए। और प्लेनर रिंग के लिए अपन को क्या करना है, कार्बन शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन इज sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मेनली sp2 होता है, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, there must be a conjugation, must be conjugation between double bond and positive charge, negative charge, lone pair, triple bond, but not the radical, बस ये होना चाहिए, but not the free radical, है ना, और लिख देंगे but not the free radical, not the free radical। दूसरा पॉइंट होगा अपने पास the number of electron, the number of electron involved in cyclic delocalization, delocalization must be 4n plus 2 pi electron, must be 4n plus 2 pi electrons. This is called Huckel's rule. This is called Huckel's rule. This is called Huckel's rule. If number of electron in cyclic delocalization is 4n plus pi, 4n pi electrons, then molecule is anti-aromatic. Aromatic molecules are highly stable, anti-aromatic are highly unstable. एंटी हम कभी नहीं बनाएंगे, एरोमेटिक हम प्रेफर करेंगे हमेशा बनाना, एंटी हम कभी नहीं बनाएंगे, एरोमेटिक हम हमेशा प्रेफर करेंगे बनाना। So we'll read that 4n plus 2 pi electron means we can write that where n is equal to 0, 1, 2 like that we can write. So n का वैल्यू अगर 0 होगा तो 2 pi electrons होंगे for aromatic character, for aromatic n equal to 0 तो 2 pi electrons हो जाएगा, n equal to 1 तो 6 pi electrons हो जाएगा and so on। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, 14 pi electrons हो जाएंगे and so on। एंटी एरोमेटिक के लिए we know that एंटी एरोमेटिक के लिए I will say that n equal to 0 तो pi electrons हो गई नहीं, फिर तो 4 into 0 हो जाएगा, 0 pi electron, n equal to 1 तो 4 pi electrons, 2 there will be 8 pi electrons and so on। Aromatic highly stable और ये हाईली अनस्टेबल। तो अगर हाईली अनस्टेबल होगा ना तो अपन इसे नहीं बनाएंगे, और हाईली स्टेबल होगा तो उसे बनाएंगे। मोस्टली अपन से ये पूछते हैं which of the following is an aromatic compound, which of the following is not aromatic compound। देख लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं।
मेरे ख्याल से कंडीशन अपन सभी को पता थी। थोड़ा सा मैं एक दो मॉलिक्यूल में आपको बता दूंगा कि हाउ वी हैव टू राइट दैट, उसके बाद अपन चेक कर लेंगे हमें क्या बताना चाहिए, ठीक है ना। अब हम सबको पता है कि अगर आप साइक्लिक रिंग्स की बात करोगे, ठीक है, साइक्लिक रिंग्स की बात करते हैं, मैंने साइक्लिक रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो फिर मैं एक पार्ट लिखता हूं सैचुरेटेड पहले। अब जब पढ़ी रहे रिंग्स के बारे में तो अपन खत्म ही कर देते हैं रिंग्स क्या होते हैं, है ना। जो भी रिंग्स के बारे में आपको बताना है, अपन को जो भी सीखना है वो यहीं सीख लेंगे अपन रिंग्स के बारे में। फिर मैं आपको एरोमेटिक के एग्जाम्पल लिख लेंगे। सैचुरेटेड रिंग की बात करूंगा तो मैं पहले एक पॉइंट लिखूंगा ऐसे, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है ना। अगर अपन बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करेंगे तो रिंग्स आर प्लेनर, ऑल रिंग्स आर प्लेनर, right, but their stability depends on angle strain, but stability depends on angle strain, on angle strain, उनका जो स्टेबिलिटी है ना, दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल स्ट्रेन, ठीक है भाई। एंगल स्ट्रेन मतलब एनी डेविएशन फ्रॉम 109.28 मिनट्स will show the strain, any deviation of angle from 109.28 minutes will have angle strain, ठीक है। अपन को एंगल स्ट्रेन भी पता चल गया क्या होता है। सो इसमें व्हाट ही सेज दैट angle strain is calculated as angle strain will be equal to 1 by 2 into 109.28 minutes minus bond angle, मतलब जो भी बॉन्ड एंगल अपन को रिंग्स में गिवन है, that is how you calculate the angle strain। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी को ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि अपन से क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, मेंस में तो पूछने के चांसेस 100%, ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर हम एंगल स्ट्रेन की बात करें तो अपन कहेंगे जैसे 3 मेंबर रिंग है, ये तो 60 डिग्री है, मतलब इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेन है। ये 90 डिग्री है, इसमें कम स्ट्रेन होगा। ये 108 होता है, इसमें स्ट्रेन और भी कम होगा। पेंटागन ना, ये तो 120 होता है, इसमें तो नेगेटिव स्ट्रेन आ गया। तो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये सबसे कम स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है। और इसमें तो 109 से मतलब एंगल स्ट्रेन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि दिस रिंग कैन गो आउट ऑफ प्लेन, वो नॉन प्लेनर भी हो सकता है। क्यों? वो नेगेटिव स्ट्रेन है ना, उसमें बॉन्ड एंगल्स आर वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, bonds are very much apart from each other, तो वो 120 है उसमें। This is how we calculate the angle strain on the basis of Beer strain theory and the stability of the ring. This is less stable than this is less stable than this is less stable than this and that. Open वैसे बता सकते। This is Beer strain theory. अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी में आप कुछ भी लिखो, हम तो इतना ही बताएंगे भाई, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पता चल जाएगा। नेगेटिव आ रहा है तो नॉन प्लेनर हो जाएगा रिंग, अदरवाइज पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें स्ट्रेन है, और जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बर्न करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बट theoretically only
3-membered ring is planar. Ring is planar. Theoretically अगर देखा जाए तो सिर्फ 3-membered ring planar होता है, बाकी सब नॉन प्लेनर है। तो 3-membered ring planar है, ये नॉन प्लेनर होता है, मतलब इट विल बी लाइक दिस। मतलब इसमें क्या होगा, ये दोनों कार्बन एटम जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, मतलब इट इज लाइक दिस। 4-membered ring, 3-membered ring it is planar, 4-membered ring will be like this। मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, अपन ऐसे कर लेता हूँ। मतलब ये 4 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम। पहले अपन क्या कर रहे थे, सभी के बीच में ये बॉन्डिंग 90 90 90, तो मैं क्या करूंगा ना, इनको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ना, थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो बॉन्डिंग डिक्रीज होगा भी ना। दिस बॉन्डिंग बिटवीन यहाँ जो बॉन्डिंग होगा दैट बिकम्स 87, राइट, वो 87 हो जाएगा। तो दैट विल बिकम 87, ऐसे ही ये भी 87 हो जाएगा। तो ये बॉन्डिंग, और तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ कुछ बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, अगर वहां कम होगा तो बाहर कुछ बढ़ेगा, एडजस्ट करेगा ना। 5-membered ring will be like this, we'll say that this is a 5-membered ring। 5-membered ring में ये चारों एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये एक ही प्लेन में होंगे। ये थोड़ा सा अबव द प्लेन होता है, ये अबव द प्लेन होता है वो। और फिर ये तो साइक्लोहेक्सेन वी नो दैट बोट एंड चेयर फॉर्म, ये एनवेलप शेप बोलते हैं अपने से। वो एनवेलप में ना 4 बॉन्ड्स ऐसे होंगे और वो एनवेलप ऐसे क्लोज कर देगा, तो इधर से अपन इसको ऐसे एनवेलप को क्लोज कर सकते हैं, दैट इज लाइक दैट। तो इस टाइप का हम बता सकते हैं, दैट इज रिंग्स के बारे में। इट इज ओनली 3-membered ring which is planar, बाकी सारे रिंग्स नॉन प्लेनर होते हैं। इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली इट इज लाइक दैट। बाकी साइक्लोहेक्सेन चेयर एंड बोट फॉर्म वो अपन को पता है, फॉर 6-membered इट इज चेयर एंड बोट फॉर्म। बोलो। हाँ सर, वो आपने बोला था कि एरोमेटिसिटी के लिए रिंग का प्लेनर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो 6-member रिंग भी नॉन प्लेनर है, तो फिर उसमें तो एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं। हाँ तो बनाएंगे ना, वो रुको टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, बिल्कुल वही कंफ्यूजन के लिए तो हटा रहा हूं मैं, ताकि आप कुछ गड़बड़ ना कर दें। नहीं तो यहाँ बताता ही क्यों, चेयर और बोट फॉर्म में ही बताता ना आपको साइक्लोहेक्सेन जब पढ़ाते हैं, तो यहाँ बता ही इसलिए रहा हूँ। और चेयर और बोट फॉर्म में इसलिए मैं बार बार सोच रहा था कि चेयर बोट फॉर्म अभी बताओ या ना बताओ, उसको नहीं बताना चाहता था मैं चेयर और बोट फॉर्म को। अब जब पढ़ाओगे स्टीरियोकेमिस्ट्री कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म तभी बता देना, अभी मत बताओ। ये चेयर और बोट फॉर्म बिल्कुल पता है। अब अपन बात करेंगे अनसैचुरेटेड रिंग्स की, जो अपन को एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए, है ना। अनसैचुरेटेड रिंग्स जो अपन को एरोमेटिसिटी के लिए चाहिए। अनसैचुरेटेड रिंग्स अगर है तो अनसैचुरेटेड रिंग्स में ना अप टू 6-membered दे आर प्लेनर, एंड अपन अनसैचुरेशन भी अज्यूम कर रहे हैं एरोमेटिसिटी के हिसाब से। दैट इज अनसैचुरेटेड रिंग्स में विल से दैट कि भाई इस केस में अनसैचुरेटेड रिंग्स में that is up to 6-membered it is planar and 7-membered is nearly planar. So up to 6-membered it is planar, 6-membered it is planar, and that is and 7-membered is nearly planar, membered is nearly planar। but अगर 8-membered rings है ना तो it becomes non-planar, and 8-membered onwards is non-planar, 8-membered onwards is non-planar।
अब अपन बात क्या कर रहे हैं भाई, अब अपन अनसैचुरेटेड रिंग की बात कर रहे हैं। तो अब आप बात कर रहे हो कि ऐसे 3 मेंबर रिंग है, आपने डबल बॉन्ड लगाया, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये टॉकिंग लाइक दिस भाई। अब तो कार्बन एटम ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ना, ये sp2 थोड़ी थे, ये तो sp3 थे। sp3 होंगे तो हर एक कार्बन को अपने टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहना पड़ेगा भाई। इस कार्बन एटम से जो भी एटम अटैच्ड होंगे वो सब एक ही प्लेन में होंगे। तो जिस प्लेन में ये कार्बन है उसी प्लेन में ये होगा, जिस प्लेन में ये कार्बन है उसी प्लेन में ये होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों भी एक ही प्लेन में होंगे और इन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी मैं कहूंगा सारे एटम एक ही प्लेन में, सारे कार्बन एटम एक ही प्लेन में। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनके हाइड्रोजन अलग प्लेन में बनाओ, लेकिन कार्बन एटम एक ही प्लेन में होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए अगर सैचुरेटेड रिंग्स है, अनसैचुरेटेड रिंग्स है, तो फिर वो प्लेनर होंगे क्योंकि सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब जिन कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उनसे जो भी एटम अटैच्ड होंगे वो सभी एक ही प्लेन में होंगे, वो सभी एक ही प्लेन में होंगे। गॉट इट ना? तो अपन बता सकते हैं भाई कि वो सभी एक ही प्लेन में होंगे। तो कैसे बताना है? ठीक है, ये तो एक ही प्लेन में नहीं हो सकते क्योंकि ये तो सारे सैचुरेटेड थे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, तो उनमें आपस में रिपल्शन होता है और हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ही रिंग्स नॉन प्लेनर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तो हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है सारे हाइड्रोजन। अब अपन एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है सर 5 मेंबर रिंग में तो एक sp3 कार्बन एटम है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन वो तो नॉन प्लेनर जैसा हो जाएगा ना, हाँ हो गया। सारे sp3। ये इस कार्बन एटम से जो भी एटम अटैच्ड होंगे ना वो सब एक ही प्लेन में होंगे। तो जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये भी है, उसी प्लेन में ये भी है, उसी प्लेन में ये भी है। ऊपर और वाला जिस, sp3 है ना? अरे तो वो कार्बन एटम बोल रहा हूं, सारे एटम थोड़ी बोल रहा हूं एक ही प्लेन में। इसकी sp3 में से क्या होता है भाई? ये अगर sp3 है तो इसका एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ कर लो, एक अंदर की तरफ कर दो हाइड्रोजन। भाई अगर मेरे पास ये है तो ये सभी एटम एक ही प्लेन में है, जितने लिखे हुए हैं वो अलग प्लेन में नहीं हो सकते। हाँ समझा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, और अगर 7 मेंबर्ड होगा तो वो भी प्लेनर होगा। इसमें भी अपन वही कंसेप्ट यूज कर लेंगे जो अभी बताया मैंने। लेकिन 8 मेंबर्ड रिंग होगा तो वो नॉन प्लेनर होगा। 8 मेंबर्ड रिंग विल बी लाइक दिस, ऐसे अपन 8 मेंबर्ड बनाएंगे, दिस इज अ 8 मेंबर्ड रिंग, तो ये नॉन प्लेनर होगा बिकॉज इसके डीलोकलाइजेशन से बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। वो बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा कि ये टब शेप में आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो गया। We'll get a tub shape like this, ऐसे बच्चा बॉन्ड लेंथ चेंज हो गया तो वो टब शेप में चला जाएगा, जैसे टब होता है उस शेप में बना देंगे। वो नॉन प्लेनर, वैसे भी आपने ऊपर लिखा हुआ है। अब अपन कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि भाई एक तो कंडीशन होता है कि रिंग को प्लेनर होना चाहिए। ठीक है भाई, रिंग प्लेनर है, वहां पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए कोई भी एक टाइप का, बट नॉट द रेडिकल, क्योंकि कभी भी ऑड नंबर वाला जिस जो भी रेडिकल होगा या एनी कंपाउंड विच इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता बिकॉज नाइदर इट कैन फॉलो द 4n+2 नॉर इट कैन फॉलो 4n। ना तो वो एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ तो इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है ना, मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज को साइक्लिक रिंग में कहीं भी डिलोकलाइज कर सकता हूं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द साइक्लिक रिंग। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा पूरा रोटेट होकर वापस आ जाना चाहिए, देन इट इज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन।
ऐसा नहीं है कि ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ये इधर से उधर नहीं जा सकता, तो फिर साइक्लिक नहीं है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है, तो ऑब्वियसली बात है 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अपन बता देंगे 4n विल बी इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 0। नहीं, अरे ठीक है ना, अपन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखने थे मुझे, ऐसे ना पाई इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और उसमें 2 पाई अपन को बनाया, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, विल गेट दैट n का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 4n plus 2 pi electrons. So n will be equal to, we'll say that कितना आया, 0 ना, 2 pi. So we can say that n will be equal to 0. अब अगर मान लो नेगेटिव चार्ज लिखते हैं अपन, तो नेगेटिव चार्ज, अब ऑलमोस्ट सभी को आइडिया है कैसे डीलोकलाइजेशन करता है, तो मैं तो डायरेक्टली मतलब डीलोकलाइजेशन का आइडिया सभी को है, तो उसमें छोटा छोटा मतलब अपन ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव, अब ये वाले से अपन पाई बॉन्ड बनाएंगे और इसको लोन पेयर बनाएंगे, तो भाई ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे काउंट करूंगा, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन जैसे काउंट करूंगा, बिकॉज वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना, और ये पाई बॉन्ड जो है वो लोन पेयर बना रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, इसका मतलब वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे भाई लो ऐसे लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाउ मच, तो अपन कहेंगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर किसी एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर जा सकता है, वो लोन पेयर जो इन पाई बॉन्ड के प्लेन्स में होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स, तो इन दोनों में से जो भी ऑर्बिटल इनके प्लेन में होगा वही डिलोकलाइज होगा, दूसरा उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो डिलोकलाइजेशन में नहीं होगा, तो फिर ये एरोमेटिक होगा। लेकिन अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला कॉन्जुगेशन में आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक कॉन्जुगेशन में आ सकता है, तो अपन इसे कहेंगे अच्छा अच्छा ये एरोमेटिक है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा ये तो डिपेंड करेगा, तो अपन इनको लिखते हैं सेमी एरोमेटिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी में साइक्लाइजेशन में, मतलब वो एक्सचेंज कर सकता है किसी भी ऑर्बिटल को, तो वो सेमी की जगह अपन नाम लिख देते हैं क्वासी एरोमेटिक, ऐसे लिख देते हैं भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है बॉन्ड में, लेकिन अपन इसको क्वासी एरोमेटिक नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो क्वासी एरोमेटिक पॉसिबल ही नहीं है, ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड्स है, अपन कहेंगे ये लोन पेयर तो इन पाई बॉन्ड से परपेंडिकुलर है, क्योंकि नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये लोन पेयर कभी डिलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता, तो फिर ये क्वासी एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक ही बोलो, क्योंकि लोन पेयर कभी जाएगा नहीं, हमको फ्री इलेक्ट्रॉन 8 दिख रहे हैं, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड एज क्वासी, और इसको अपन, और सेमी एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही बात है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन मस्ट बी, जैसे ये है, इसको अपन एरोमेटिक नहीं बोल पाएंगे इवन दो इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, रीजन बिकॉज ये पाई बॉन्ड्स कभी भी इधर नहीं आ पाएंगे, और अपन कहते हैं कि अच्छा साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो अपन कहते हैं वो एरोमेटिक नहीं होगा, द रीजन इज दैट ओनली क्योंकि इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स थोड़ा सा चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा, क्योंकि वही पूछते हैं अपन से कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बताओ और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बताओ, तो उस टाइप से मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, अपन वही क्वेश्चन अपन देख लेते हैं भाई, कि फिर अपन और कुछ
कुछ और भी पूछेंगे तो आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे हमें कंसेप्ट भी पता चलता रहेगा कि किस कैसे हमको एरोमेटिक का एप्लीकेशन मतलब यूज करना है। वैसे तो अपन ने देखा कि भाई 99% केस में तो अपन को कंपाउंड देते हैं और पूछते हैं बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं। तो मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूँ, आप ही लिख के बता देना मुझे कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। Which of the following is aromatic compound? थोड़ा ज्यादा लिख लूंगा ताकि मुझे सारे क्वेश्चन जो भी पूछने ना वो सारे ही पूछ लूँ। Which of the following is aromatic? सर 8 कंपाउंड में वो बी है क्या? 8 हाँ बोरन है।
इनमें से पूछ लेते हैं इस पर से बाकी देख लेते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। ये तो रिफ्लेक्शन आ गया, मैं ऐसे कर लेता हूं। हो गया। हाँ सर। पहला वाला हाँ तो सर। एरोमेटिक का नंबर बताओगे तुम लोग, कौन कौन सा? So 2, सेकंड, थर्ड, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 नहीं, 13, 14, 12 में एक रिंग एरोमेटिक है तो सर कौन बोलेंगे क्या एरोमेटिक? अगर वेल एक है रिंग सर एरोमेटिक। ये 4n+2 जो होता है ना, वो एक रिंग के लिए ही वैलिड होता है। हाँ तो 12 भी है। 9th भी होगा। 9th भी होगा। सर 9th में कॉन्जुगेशन का है। 9th कॉन्जुगेशन है तो यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है। 9th होगा। 9th। 9th वाला भी होगा। चलो ऐसा सेपरेट लिख देते हैं। और ये हो गया। 12, चलो देख लेते हैं। पहला वाला तो कॉन्जुगेशन होगा, इधर नहीं होगा क्योंकि sp3 है। ये तो मतलब नॉन एरोमेटिक हो गया। ये एरोमेटिक करेक्ट है, साइक्लिक डिलोटलाइजेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, 4th वाला। 5th वाला एरोमेटिक होगा। 6th वाला
एरोमेटिक होगा। अच्छा, कार्बिन है तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, करेक्ट। कार्बिन है, आपने लिखा वो कार्बिन है तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। इट इज लाइक दिस ओनली। ये और ये कोई डिफरेंस थोड़ी है, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बिन है, बस एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बिन में भी होता है। 7th भी होगा, 8th एम्प्टी ऑर्बिटल कार्बन से लिखो या बोरॉन से लिखो, एक ही बात है। हक्कल रूल विल बी फॉलोड बाय द स्ट्रिंग, मतलब ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है 10th वाला। ये तो एजोलिन है ना, ठीक है, और ये ट्रोपोलियम कटाइन है। और ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? ये एरोमेटिक होगा। एक बार चेक कर लेता हूं, पहले डबल बॉन्ड काउंट करता हूं मैं तो एरोमेटिक में। 6 है, हो सकता है 8 होता तो मैं चेक करता। 2 4 6 8 10 12 14 हो सकता है। एक बार बस ये चेक करना है कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है। इससे जो भी एटम अटैच्ड होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, इससे जो भी एटम अटैच्ड होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में। तो ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इन दोनों एटम की वजह से वो बाहर जा नहीं सकते, इधर उधर ऊपर नीचे हो नहीं सकते, क्योंकि इस कार्बन से जो भी एटम अटैच्ड होंगे वो एक ही जिस प्लेन में ये कार्बन है उसी प्लेन में ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा और ये भी होगा। जिस प्लेन में ये है उस प्लेन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो वो भी एरोमेटिक होगा। इसमें मैं इस बॉन्ड को यहां लिखूंगा ना, ये साइक्लिक डिलोक्लाइजेशन हो गया। ये भी एरोमेटिक। मतलब एक भी रिंग अगर एरोमेटिक हो गई तो फिर हो जाएगा ना पूरा एरोमेटिक? पूरा तो कंपाउंड पहला प्रायोरिटी 4n+2 को देंगे, मतलब बिल्कुल। क्योंकि कॉन्जुगेशन। अपन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अपन ये कहेंगे कि मैं तो कैसे चेक करता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं रिंग साइज देख लूंगा एक बार। इधर ये सारे 6 नंबर थे, मुझे कोई एक 6 नंबर टाइप ऐसा डीलोकलाइजेशन मिल जाए, नहीं मिला, चलो पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनर है ना, क्योंकि सारे एटम आपस में बॉन्डेड है। अब मैं चेक करूंगा, पहले चेक कर लूंगा रिंग, और रिंग के बाद मैं चेक करता हूं कि पाई बॉन्ड एक बार काउंट कर लेते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना 6 10 14 18 इस टाइप से है तो मैं चेक करूंगा उसको एरोमेटिसिटी। अगर वो नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले रिंग चेक करता हूं, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करूंगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच करता है तो फिर मैं इसको अच्छे से चेक करूंगा कि कहीं ये प्लेनर है क्या रिंग, तो मैं बताता हूं ये एरोमेटिक है। इसमें मैंने चेक किया तो 2 1 2 3 4 5 6 है, तो मुझे लग रहा था यार ये एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। हाँ तो ठीक है, कोई इसमें जैसे बेंजीन नहीं बन रहा था, इसमें बेंजीन बन रहा था। अगर एक भी रिंग बेंजीन जैसे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया। नाउ दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, ये दोनों तो एरोमेटिक है, क्योंकि आप ये भी दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक, ये भी सब एरोमेटिक। सर 8th वाला नहीं समझा। 8th वाला ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन बताओ। ये अभी ऐसे ही बन गया, बस कार्बन की जगह बोरोन। मैंने कब कहा ठीक है सर। है ना, मैंने कभी कहा ही नहीं। 6th वाले में कोई कुछ पूछ रहा है, 6th वाले में एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, पढ़ लेता हूं मैं क्या पूछा है तो एग्जैक्ट ही बता दूंगा। 6th वाला, अच्छा एक कोई बात नहीं, वो 6th वाला कार्बिन है ना, कार्बिन वाले में क्या है, इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है। तो कार्बिन वही तो होता है कि कार्बन के पास एक ऑर्बिटल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसी को कार्बिन कहते हैं। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर होगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी कंडीशन में कोई एटम
का ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना सकता है, तो वो अपने आप ही उस ऑर्बिटल को उस प्लेन में ले आएगा, क्योंकि एरोमेटिक होने का मतलब है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेशन। तो ये अपने आप ही ये वाला ऑर्बिटल जो है ना एम्प्टी ऑर्बिटल, ये परपेंडिकुलर और वो इनके प्लेन में होगा, तो ये भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल ही है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल वहां पर, राइट। सर हाँ बोलो। सर वो कॉन्जुगेशन में फिर लोन पेयर नहीं होगा ना, वो एम्प्टी ऑर्बिटल चला गया ना। ये वाला हाँ तो लोन पेयर चाहिए ही नहीं है, अगर लोन पेयर आएगा कॉन्जुगेशन में तो वो तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट विल बी एंटी ऑर्बिटल। तो सर चेक करना पड़ेगा ना कि उसमें अभी जैसे पता चला कि क्या बोलते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को लगा, हाँ क्योंकि मेरे को लगा कैसा वो एंटी एरोमेटिक होगा। नहीं नहीं, अरे अपन को इतना तो पता रहेगा ना कि अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ तो सर, हाँ ये sp2 है। बॉन्ड समझ गया ना, ये बॉन्ड और ये एक ही प्लेन में होंगे, हाँ सर। है ना। तो वो हम्म। चेक करके बता सर बोलो। सर 11th वाले में वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कैसे हो रहा है, वो एक बार बताओ ना। हम्म, हाँ सर ठीक है। और सर अगर जैसे नेप्थलीन जैसा कोई कंपाउंड है तो उसमें डबल बॉन्ड हम कौन से रिंग में लेंगे, वो फिक्स नहीं होता है ना। अरे वो जरूरी थोड़ी है, अभी बता देता हूँ, उसको भी बताता हूँ, रुको 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 रुको। अभी तो अपन ने शुरुआत ही की ना, अभी तो अपन ने कंसेप्ट ही पढ़े हैं, अभी अपन ने शुरू कहाँ किया। मैं तो अभी बस ये था कि भाई एरोमेटिक आपको समझ में आया, कोई पूछे कि भाई एरोमेटिक क्या होता है तो वी आर एबल टू आंसर दैट, कि हमें एरोमेटिसिटी पता है कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, ये अपन को और भी पढ़ना है कुछ। तो अपन दूसरा चेक करते हैं, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे, आप बताने वाले हो, मैं आपसे लिखने वाला हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड है, क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, अब मैं ऑप्शंस के हिसाब से पूछ लेता हूँ, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मेरे पास एक एसिड है, अरे आवाज नहीं आ रही आपकी एकदम। आवाज नहीं आ रही। सर वो आ रही सिग्नल है सर, येलो दिखा रहा है। मेरी आ आवाज रही नहीं आ है रही। रही है आवाज। सर, आ रही है, आ आ रही रही है है, आ सर, रही है सर। क्लियर आ अभी रही आ है। आ रही। रही है। अरे पहले भी आ रही होगी यार। हाँ सर। हाँ हाँ पहले आ रही है, मतलब अब इसको क्यों हटाना है, रुक जाए एक मिनट, मैं ऐसे कर लेता हूँ। मुझे ना, मान लो अपने पास ऐसे करना है, मेरे पास ऐसे करना है, मेरे पास ऐसे करना है। ठीक है, मैं इसका शेप डिफरेंट भी बना सकता था, पर डिपेंड करता है कि मैं, अपन ऐसे ही बना सकते थे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, मतलब ऐसे बनाते तब भी अपन को प्रॉब्लम नहीं था। वो एक ही बात है, अगर वो बनाया तब भी सही है, ये बनाओगे तब भी सही है, थोड़ा अच्छा सा बुक में लिखा हुआ दिखता है तो और भी अच्छा लगता है अपन को। वो एक ही बात है, मैंने वहां भी कॉन्जुगेशन ही बनाए थे, रुकना है।
डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, वो अपन मतलब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स ही बनाते रहेंगे और क्या, मतलब कहीं ना कहीं से अपन ये बना ही लेंगे कि हमें कैसे वैसे भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपन को गिवन होते हैं तो पहले अपन वो लिख लेते हैं। चलो काफी है, इससे मुझे जो बताना है, मुझे कंसेप्ट जो बताना है वो हो जाएगा मेरा काम, है ना। मुझे बस ये चेक करना था कि आप गलती ना करो कहीं, बस। चलो अब इनमें से एरोमेटिक ढूंढते हैं एक बार अपन, है। अब इनमें से ना काफी ये मैं ही बता देता हूँ, मतलब ये तुम लोग चेक करोगे, ट्राई करोगे, मैं बता दूं, मुझे लगता है मुझे ही चलिए बता दें। ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करते हैं, जल्दी करना, फिर टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं इसमें। सर बी सी डी। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाते हैं, सबको टाइम देते हैं बिल्कुल। चलो बस काफी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स था, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है मुझे प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर 8 मेंबर्ड होता तो आपने बताया था कि 8 मेंबर्ड होगा तो इट इज अ नॉन प्लेनर रिंग, ये नॉन प्लेनर रिंग है। और रीजन आपने बताया था कि इसमें डीलोकलाइजेशन की वजह से, ज्यादा डीलोकलाइजेशन की वजह से उधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा डीलोकलाइजेशन, ज्यादा रेजोनेंस, ज्यादा चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो वो ना डबल बॉन्ड वाले जो थे, डबल बॉन्ड करेक्टर जो यहां आना चाहिए था उतना नहीं आया, आउट ऑफ प्लेन चले गए। लेकिन अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं, पोटेशियम इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं इसे, तो अपन को पता है जो कार्बन sp2 होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो वो अटैक करेगा तो विल गेट अ 2 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस, उनको ऐसे मिल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उस पर बनेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने इस पर ऐड किए, 2 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब ये डीलोकलाइजेशन यहां भी शुरू हो जाएगा,
तो टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी बढ़ेगा या डिलोकलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर बढ़ेगा या डिलोकलाइजेशन कैरेक्टर बढ़ेगा तो फिर ये डबल बॉन्ड जो है उसमें कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा या डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अगर इन बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो फिर इनके एक ही प्लेन में रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वो एक ही प्लेन में रहेंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर सारे बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो इन सब में एक ही प्लेन में रहने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और एक ही प्लेन में रहने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो एरोमेटिक बढ़ेगा। अब ये तो आपने 9 मेंबर्ड रिंग सर ये बी वाले में मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ क्यों रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर 8 मेंबर है तो ऐसे ही नॉन प्लेनर हो गया, फिर हम देख क्यों रहे हैं? मतलब आपने बताया ना 8 मेंबर में नॉन प्लेनर, 7 तक तो नियरली था, 8 तो पूरे ही नॉन प्लेनर हो गया, फिर क्यों चेक करना? मतलब फिर क्या मैंने तो लिखवाया था ना 8 मेंबर नॉन प्लेनर, 7 तक नियरली प्लेनर बताया ही था, फिर हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? मतलब तो 8 मेंबर्ड कहा था आपने ये थोड़ी कहा था कि 8 मेंबर्ड एनाइन होगा तो नहीं, वो चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोल दो कि 7 मेंबर्ड है, नियरली प्लेनर होगा, एरोमेटिक है, बोल दें। कुछ चेंजेस करोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा ना फिर तो उस पे, है ना भाई। आप 8 मेंबर्ड को नॉन प्लेनर बोल रहे हो, लेकिन आप नॉन प्लेनर इसलिए बोल रहे थे कि भाई डबल बॉन्ड था, कॉन्जुगेशन में है ये, लेकिन इसमें सिंस एंटी एरोमेटिक है तो उतना कॉन्जुगेशन नहीं होता है जितना अपन सोचते हैं। क्यों नहीं हो रहा? तो अपन कहेंगे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो कोई ऑर्बिटल ऊपर चला गया, कोई नीचे हो गया, तो उनको ओवरलैप करने में थोड़ा मुश्किल होगा आउट ऑफ प्लेन जाने से। 4 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, 4 बॉन्ड का ऑर्बिटल है, सो दे आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए ही वही है कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, इनका कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, तो आउट ऑफ प्लेन चला जा रहा है। 8 मेंबर्ड रिंग बड़ा रिंग होता है, अगर बड़ा रिंग होगा मतलब रिंग साइज बड़ा है, अगर बड़ा रिंग साइज होगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे वो नॉन प्लेनर जैसे हो जाएगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन काफी कम हो जाएगा। अगर नॉन प्लेनर होगा तो ऑर्बिटल जो होंगे, कुछ ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल नीचे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, दे आर इन कॉन्जुगेशन, बट रिंग का प्लेनरिटी नहीं है तो ऊपर नीचे हो गए ऑर्बिटल्स। भाई ये दोनों ऑर्बिटल तो एक ही प्लेन में रहेंगे, ये दोनों अलग प्लेन में आ गए, अलग प्लेन मतलब ऊपर नीचे हो गए। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें और इलेक्ट्रॉन डालते हैं और इसका कॉन्जुगेशन 4 की जगह 3 का बनाते हैं। अब 3 की मिक्सिंग होगी डबल बॉन्ड की और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे तब तो कॉन्जुगेशन बढ़ेगा ना। अभी तो पाई इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो कॉन्जुगेशन करना मुश्किल हो रहा था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में, और वो ऊपर नीचे थे तो स्टेबल भी थे, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल भी होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन 2 ऐड करने से 4 फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, तो एक बॉन्ड भी तो ब्रेक करेगा। ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होंगे और 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से, तो जब वो डीलोकलाइज होंगे तो डीलोकलाइजेशन की वजह से वो रिंग जो ऊपर नीचे ऑर्बिटल हो रहे थे ना, वो आपस में बॉन्डेड हो गए, तो वो ऊपर नीचे जैसे क्या हो गया, थोड़ा सा प्लेन में आ गए, तो वो नियरली प्लेनर जैसे हो गए। और उस प्लेनरिटी की वजह से उसमें अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किया 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज एरोमेटिक, तो वो एरोमेटिक हो गया। पहले 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे जिनको ब्रेक करके कॉन्जुगेशन करना पड़ रहा था, और रिंग साइज बड़ा था। रिंग साइज बड़ा था तो पहले ही वो क्या थे, नॉन प्लेनर थे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, रिंग नॉन प्लेनर है, उसके बाद पाई बॉन्ड ब्रेक करके डिलोकलाइजेशन करना पड़ रहा है, तो डिलोकलाइजेशन काफी कम था। हमने जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए
तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो डिलोकलाइजेशन बढ़ गया, क्योंकि अब उसे पाई बॉन्ड ब्रेक करके डिलोकलाइजेशन नहीं करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन से ये तो अपने आप ही रिपल्शन की वजह से दूर चले जाएंगे और डिलोकलाइज होंगे। अगर वो डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन में इट बिकम्स प्लेनर, और प्लेनर होगा तो अपन एरोमेटिक बताएंगे। सो इट इज एरोमेटिक। सर बोलो ना। हाँ सर, वो पहले वाले में पहले वाले में भी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर था ना, जब वो डिलोकलाइज हो रहे थे, तो हाँ है तभी ना, भी तो प्लेनर होना चाहिए ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एक प्लेन अब में तो ये आने की प्लेनर है टेंडेंसी ना, बढ़ जाती है। प्लेनर है ना, ये किसने कहा प्लेनर नहीं है? हाँ, वो वाला अगर ऊपर प्लेनर वाला, हाँ नहीं तो होता, भाई देखो, दिस इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 n इलेक्ट्रॉन्स, हाँ लेकिन मैं इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी मॉलिक्यूल को, रिंग को प्लेनर होना कंपलसरी है। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन एंड प्लेनर रिंग, अगर 4 n इलेक्ट्रॉन है तो ही एंटी एरोमेटिक है। ये प्लेनर था और 4 n इलेक्ट्रॉन थे इसलिए एंटी एरोमेटिक है। ये प्लेनर नहीं है लेकिन 4 n तो है, तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं बोल सकता, इट इज नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बोलने के लिए भी रिंग को प्लेनर होना चाहिए, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। वो 8 वाले को नियरली प्लेनर भी नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो डबल बॉन्ड मैंने तो कैरेक्टर है। आपको टब शेप बताया है, टब शेप, ऐसे करके ऐसे, टब शेप। हाँ ठीक है। यहां तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन से भी इसमें 9 मेंबर है, फिर भी एरोमेटिक। एक इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा बिटवीन द बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिंग में प्लेनरिटी बढ़ेगी, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक। इसमें तो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो आप 2 फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। हाँ, तो एक तो जनरेट किया था, 2 तो इलेक्ट्रॉन तो आपने 2 ही दिए थे, एक तो बॉन्ड को ब्रेक करके जनरेट किया था। ये एरोमेटिक, ये नहीं है एरोमेटिक। तो फिर इसका क्या करें? इसको एरोमेटिक बताऊं क्या? हाँ, मैंने तो 9 मेंबर्ड में एक इलेक्ट्रॉन था तब एरोमेटिक बता दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज। सर वो एंटी एरोमेटिक जैसा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 12 वाला, इलेक्ट्रॉन ये वाला, हाँ ई नहीं सर, वाला ई वाला, सॉरी, ये वाला। ई नेक्स्ट वाला। अच्छा, उसमें अपन को चेक करना है 2 लोन पे 2 4 6 8, अच्छा 10 12 हो गई, तो एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये वाला, तो अपन कहेंगे इसमें तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, डीलोकलाइजेशन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। ये वाला, तो अपन कहेंगे ये वाला एरोमेटिक है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कोई एक ऑर्बिटल, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल और इधर डबल डीलोकलाइजेशन करेंगे ना, 2 सर 4 एफ वाला 6। कैसे सर एंटी एरोमेटिक? उसमें पूरा कॉन्जुगेशन में सब थोड़ी है, बोरॉन पे कुछ मतलब वैसे कॉन्जुगेशन के लिए लोन पर का है। इसलिए तो एंटी एरोमेटिक बोल रहा अच्छा मतलब, लेकिन मतलब रिंग में वो कॉन्जुगेशन में भी मतलब पूरा अगर नहीं हुआ तो भी वो एंटी एरोमेटिक होता है। हूं। हाँ, बस टू मतलब 4n पाई के नॉन मल्टीपल होना चाहिए बस। नॉन हाँ बोलेंगे तो ना। ये देखना 2 4 और एम्प्टी ऑर्बिटल, इसका मतलब ये है मेरे पास, बता क्या भाई, एटम कोई भी रहे, आपने 2 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लिखे,
और दोनों से जो एटम अटैच है उस पर एक एंटी ऑर्बिटल दे रखा है। समझा भाई? हाँ या ना तो बोल। सर आपने इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, लेकिन बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज का है अरे उसमें, बेटा लेकिन हाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है, बराबर है वो। समझ गया ना हाँ भाई? पॉजिटिव चार्ज लिखो या एम्प्टी ऑर्बिटल लिखो, ये खाली ऑर्बिटल है, ये भी तो खाली ऑर्बिटल ही तो होता है इन दोनों के प्लेन हाँ में। तो हाँ वैसे उसमें अपन को एटम से मतलब थोड़ी है, खाली ऑर्बिटल से मतलब है। हाँ। हो गया? इसलिए वो एंटी ऑर्बिटल। डी वाले में तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंजुगेशन में भी है। लेकिन भाई साहब नॉन ये प्लेनर है लेकिन नॉन प्लेनर है ना, रिंग नॉन प्लेनर है ना, यहाँ कोई चार्ज भी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को बढ़ा दे। तभी तो मैंने 7, 8, 9, 10 सारे एग्जाम्पल इसलिए तो लिए ताकि अपन गड़बड़ ना करें, सारे रिंग्स के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन, अपना काम हो जाएगा ना। अब मुझे नहीं लगता अपन एरोमेटिसिटी में कोई गड़बड़ करने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में अपन से कुछ भी पूछें, चाहे वो कार्बीन लिखें या पॉजिटिव चार्ज लिखें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होगा। अब जो नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिर एंथ्रासीन जो है ना, उनको अपन बाद में भी, वैसे मैंने कुछ बताया होगा उनके बारे में, पहले बताया होगा। टाइम हो गया। हाँ क्या हो नहीं गया? सर। हाँ कुछ बोल रहा था कोई, किसी का टाइम हो गया? क्यों, किसका टाइम हो गया? किसका टाइम हो गया? अच्छा इसके बाद भी क्लास है तुम्हारा? नहीं नहीं सर, सर, वो रात 9 को। बजे हो गया। अच्छा सुबह, अच्छा वो रात को 9 बजे शिफ्ट कर दिया। अभी आप हाँ ले सकते। तो चल फिर अपन यही रुक जाते हैं, वैसे भी अपन इसको पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ना चाहिए अपन को, यही रुक जाता सर वो जो जी वाला स्ट्रक्चर था उसमें एक डाउट आया। है। तो फिर मतलब वो 5 मेंबर रिंग था हाँ हाँ और एक जगह नाइट्रोजन था, ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन था, फिर बोरॉन था बीच में। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वाला था ना? सर वो बोरॉन के एडजेसेंट में था ऑक्सीजन। इधर चलेगा ना? हाँ, और नाइट्रोजन भी बोरॉन के एडजेसेंट में ही था। इधर नहीं था? हाँ, ये ले और बीच, हम्म, अच्छा सर सॉरी, वो 6 मेंबर रिंग था। अरे यार गलत लगता है। ऐसे था? हाँ ठीक है, अब बता क्या करना। हाँ सर, अब वो बीच में कार्बन नहीं था, उधर पे डबल बॉन्ड था। इधर डबल बॉन्ड था? हाँ वो कार्बन नहीं था, वो मैं गलती से बोल दिया। ये वाला? हाँ ये हाँ ऐसा था। तो सर इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है ना, मतलब है? नाइट्रोजन के अगर लोन पे कार्बन पे गए तो उसके लोन, ये ले हो गया, तो ऐसे बता ना, ये इधर शिफ्ट कर तो कॉन्जुगेशन बना दे। डबल बॉन्ड है, एच है, इधर से इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन है, लोन पे रखो ना, और इधर डबल बॉन्ड है। अब क्या करें? डबल बॉन्ड को शिफ्ट सर वो करो। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में कभी भी नहीं आ रहा है। ये वाला पाई बॉन्ड तो हाँ, आएगा ना? क्यों कब नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना सर, क्यों मतलब वो, अच्छा ऑक्सीजन उसको देगा, आएगा ना? लेकिन हाँ, लेकिन आगे वो एक जगह पे रुक जाएगा ना, मतलब वो फर्दर कंटिन्यू होगा क्या? क्यों? अपन ऐसे करेंगे ना, इधर अगर अपन ऐसे चेक करेंगे तो फिर इसको, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना होगा, अपन ऐसे बना देते हैं। चलो, ये नाइट्रोजन है ना, इधर इधर डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, इधर लोन पे है। अब क्या बनाना है?
एरोमेटिक है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं, जो कंफ्यूजन नहीं तो नहीं रहने देना है अपन को। चलो ठीक है, फिर इतना ही पढ़ते हैं आज। नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू रखेंगे इससे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, प्रायोरिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वो कह रहे एम्प्टी ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं समझ रहा है। अब एम्प्टी ऑर्बिटल का कंसेप्ट ऐसे होता है, एक मिनट रुकना है, अपन इसको बता ही देते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे क्या करेगा, जो यहाँ पर खाली ऑर्बिटल होगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए ऐसे, इसको कहते हैं अपन एम्प्टी ऑर्बिटल का कंसेप्ट। इधर डिलोकलाइज करेगा ना तो इधर आएगा, इसको यहां शिफ्ट करो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ना पॉजिटिव चार्ज पूरा साइक्लिक डिलोकलाइज होना चाहिए। अपन यहां शिफ्ट करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो पूरा साइक्लिक घूम रहा है। दैट इज कॉल्ड राइट ना, एम्प्टी कांसेप्ट ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल डिलोकलाइजेशन। अगर ऐसे है तेरे पास तो ये भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल था, खाली ऑर्बिटल, ये भी खाली ऑर्बिटल है, तो इसमें भी वही कर दो आप, इधर शिफ्ट करो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोरॉन रहेगा। आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखो, यहाँ डबल बॉन्ड लिखो, इधर बोरॉन, इधर एच, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, ये फिर ऐसे डिलोकलाइज कर लो आप इसको, यहां जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऐसे बच जाएगा। अब एक वैसे बना देता हूं मैं, बोरॉन बना अपने पास, H बना अपने पास, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज। अब इसको शिफ्ट कर लो, उस पर नेगेटिव चार्ज रहने दो, हो गया। तो एम्प्टी ऑर्बिटल इसलिए चाहिए कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कहां दे उसको, मतलब जैसे यहां पर कहा आपने इलेक्ट्रॉन लेके उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दिया, तो यहां भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके उसको देंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। उसका कंफ्यूजन ये था, जो अभी उसने इसमें पूछा ना, उसका कंफ्यूजन ये था कि सर आप एक बात बताओ, अगर आपने ऐसे बना दिया, मान लो ऐसे बन गया कभी, तो अब ये बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में नहीं जा सकता, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड थोड़ी कर देगा भाई, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो ये डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। इसमें तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का। सो इन दोनों का कॉन्जुगेशन आपको बताना है तो बता दो, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल। भाई नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, 2sp, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ही ऑर्बिटल्स होंगे जहां आप डीलोकलाइज करोगे। और ये वाला ऑर्बिटल अगर ये भी आपने बॉन्ड बना दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहां, इसके तो चारों बॉन्ड बन गए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये कहां बन गया बॉन्ड, तो हाँ लोन पेयर से आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन बोरॉन में तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, बोरॉन में तो पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, ये ना एम्प्टी ऑर्बिटल, तो इसमें लेगा ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के लिए, वो एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। समझ में आया? इससे हाँ सर। सर तो फिर उसको हम पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा ना। ये वाला, हाँ तो बोलो ना, हाँ, मैंने हाँ, कि डबल बॉन्ड का तो कंजुगेशन बोलोगे ना। अगर आप ये कहोगे मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यस बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, इसको हटा दो, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, नो, ये डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकता। हाँ सर। अगर दोनों डबल बॉन्ड होते तो अपन ये कहते हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे पॉजिटिव चार्ज की, हम तो दोनों डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। आपने ये पूछा इसमें रेजोनेंस एनर्जी होगी क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब, तो इसमें नहीं होगी, इसमें तो होगी, मैं तो डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं दोनों। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। मुझे थैंक यू सर, बाय सर।